हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के बारे में हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था। मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के अंतर्गत जितने भी मंदिर है, ठीक है, और मस्जिद है ना, मस्जिद और जितने भी आपके जैन तीर्थ स्थल है वो देखे थे, और जितने भी यहाँ पर अन्य आपके धार्मिक स्थल है उनके बारे में हम देखे थे। आज आपका इसी क्रम में आपका पर्यटन स्थल के अंतर्गत यहाँ पर पार्ट 2 है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, और इसके अंतर्गत यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल रही है ना। पर्यटन स्थल के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई आपका ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। धार्मिक स्थल ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लास्ट वाली क्लास में, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सॉरी, धार्मिक स्थल हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया है। फिर प्राकृतिक स्थल, ठीक है, तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल और प्राकृतिक स्थल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर अगली वाली क्लास में प्रमुख गुफाएं, मकबरे, समाधि और मजार यहाँ पर देख लेंगे, और यहाँ पर आपके प्रमुख जो किले हैं वो भी हम यहाँ पर इस क्लास में देख लेंगे, ठीक है। फिर प्रमुख संग्रहालय, प्रमुख महल और अन्य पर्यटन स्थल जो है, ये इस प्रकार आपकी 2-3 क्लास लगेगी और ये आपका पर्यटन पूरा हो जाएगा, ठीक है। 20-20, 25-25 मिनट की क्लास रहेगी, तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, तो पहले हम खजुराहो पढ़ेंगे। खजुराहो के मंदिर हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। फिर सांची के बारे में देखेंगे। सांची के बाद में हम भीमबेटका से संबंधित फैक्ट देखेंगे। फिर उदयगिरी की गुफाएं, मांडू, ओरछा, चंदेरी, खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा और ग्वालियर के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, और इस प्रकार हमारा ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर खजुराहो की अगर हम बात करें, तो भाई जो खजुराहो है, खजुराहो चंदेल शासकों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, ठीक है। खजुराहो में जो यहाँ पर आप देखेंगे, तो खजुराहो के मंदिर तो प्रसिद्ध है, इसके अलावा भी यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज है, ठीक है। अवस्थिति राजनगर तहसील छतरपुर के अंतर्गत जो है खजुराहो आपको देखने को मिलता है। ये खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, और इनका निर्माण काल जो है वो हुआ था 950 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में। प्राचीन समय में ये जो क्षेत्र है ये वत्स नाम से जाना जाता था। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वत्स का पुराना नाम क्या है, तो या फिर वत्स का यहाँ पर कौन से क्षेत्र में आता है, तो आप लोग ग्वालियर लगाइएगा, ठीक है। ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र वो जो है वत्स कहलाता था। मंदिरों का संबंध, ये जो मंदिर है, जो खजुराहो के मंदिर है, इनका संबंध शैव संप्रदाय से, वैष्णव और जैन संप्रदाय से देखने को मिलता है मंदिरों का संबंध। अधिकांश जो मंदिर है वो बलुआ पत्थर से, और कुछ मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित होते हैं, है ना। बलुआ पत्थर से और ग्रेनाइट पत्थर से जो है ये निर्मित होते हैं, क्या आपके मंदिर निर्मित ये बने हुए हैं। इनकी खोज जो है 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन टीएस वर्ट के द्वारा की गई थी। टीएस वर्ट के द्वारा। यहाँ पर आपके 3 मार्कर और 5 मार्कर भी कवर हो जाएंगे आपके मेंस के हिसाब से। मंदिरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। पश्चिमी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग और आपका दक्षिणी भाग। इस प्रकार यहाँ पर 3 भागों में जो है ये मंदिरों को बांटा गया है। पश्चिमी समूह की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और सबसे विशाल मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर की बात करेंगे, तो ये महाकाली को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान के साथ में लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थित है यहाँ पर। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें, तो भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर है, जो आपका ये मतंगेश्वर मंदिर के अंतर्गत है, और विश्वनाथ मंदिर भी है यहाँ पर। पूर्वी समूह की बात करेंगे, तो भाई आपका पारसनाथ, आदिनाथ, जवारी, शांतिनाथ, घंटाई मंदिर। और दक्षिण समूह की बात करेंगे, तो दुल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वेदनाथ मंदिर। लास्ट वाले क्लास में भी हम पढ़ लिए थे इसे।
सांची की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है ये, और अशोक के द्वारा बनाया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सांची जो है वो रायसेन जिले में स्थित है, ये बात भी आपको याद रखना है। सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों की अस्थियां रखवाई गई थी यहाँ पर, सारिपुत्र और महाबोध गलयन। ठीक है, ये स्तूप क्रमांक 3 में रखाई गई थी। इनके दो प्रधान भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों की अस्थियां, ये भी आपको याद रखना है। स्तूप में जहाँ हड्डी या अवशेष रखे जाते हैं उसे हर्मिका कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हड्डी या अवशेष रखे जाते हैं स्तूप में उसे क्या कहते हैं, तो उसे हर्मिका कहते हैं। और इन स्तूपों की खोज जो है वो किसने की थी, मतलब सांची स्तूप की जो खोज की थी वो जनरल टेलर के द्वारा की गई थी, 1818 में की गई थी, ये बात हमें याद रखना है। 89 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था सांची को। ठीक है, सांची स्तूप को, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो याद रखिएगा। और सांची पुरातात्विक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1919 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी, ये बात भी हमें याद रखना है। आगे चलेंगे, भीमबेटका की अगर हम बात करें तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, जिसकी अवस्थिति ओबेदुल्लागंज रायसेन के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। यह आखेट, आखेट का अर्थ होता है शिकार, शिकार, है ना। युद्ध, पक्षी, धार्मिक और व्यक्ति चित्रों का अंकन है। स्थल की खोज की थी 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने, या वीएस वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पुरापाषाण काल के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, पुरापाषाण काल के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। और 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, भीमबेटका को 3 विश्व धरोहर स्थल है, एक भीमबेटका हो जाएगा, ठीक है, एक खजुराहो हो जाएगा और एक सांची हो जाएगा। खजुराहो और सांची, इन तीनों का नाम आप लोग कमेंट में बताइए कि इन्हें कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। भीमबेटका, खजुराहो और सांची के बारे में आप लोग बताइए। उदयगिरी की गुफा की अगर हम बात करें तो भाई इसकी अवस्थिति विदिशा जिले के अंतर्गत है, विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं अवस्थित है। निर्माण कार्य इनका जो है, निर्माण जो हुआ था वो 4वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। गुफाओं की संख्या 20 है। स्थानीय लोग इन्हें सूरज गुफा के नाम से जाना जाता, मतलब जानते हैं। गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु के वराह अवतार का चित्रण है, और गुफा नंबर 19 को अमृत गुफा के नाम से भी जाना जाता है, उदयगिरी की गुफाओं को। मांडू की अगर हम बात करें तो एक सुंदर और परित्यक्त शहर होता है। सर, परित्यक्त का अर्थ क्या होता है, तो परित्यक्त अर्थात वह शहर जो अपने आप में कई जो है घटनाओं को या फिर कहानियों को समेटे हुए हैं। अवस्थिति धार है, इसका पुराना नाम है आनंद की नगरी, या शादियाबाद, या आनंद की नगरी, या सिटी ऑफ जॉय। दर्शनीय स्थल की अगर हम बात करें तो होशंग शाह का मकबरा, अशरफी महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल, तवेली महल, जामा मस्जिद और नीलकंठ मंदिर आदि यहाँ पर स्थित है। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार है, और इनमें से जो सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख है, इसे मांडू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो मांडू का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, दिल्ली या सुल्तान दरवाजों को कहा जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर मांडू में जो होशंग शाह का मकबरा है, ये भारत की पहली पूर्णतः संगमरमर की बनी इमारत है। क्वेश्चन आ जाएगा, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा होशंग शाह के मकबरे के बारे में। ओरछा की अगर हम बात करें तो ये निवाड़ी जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। स्थापना इसकी की थी बुंदेला शासक जो है रुद्र प्रताप के द्वारा इसकी स्थापना की थी। जो बुंदेला शासक जो रुद्र प्रताप है, रुद्र प्रताप के द्वारा इसकी स्थापना की थी, ये बात आप याद रखिएगा। और ओरछा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो ओरछा अर्थात होता है गुप्त स्थान। दर्शनीय स्थल राजा राम महल, राय प्रवीण महल, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर अवस्थित है ओरछा में। ठीक है, और यहाँ पर ओरछा में महाकाल लोक की तर्ज पर राम राजा लोक बनाए जाने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई है। चंदेरी की अगर हम बात करें तो चंदेरी को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और ये अशोकनगर में स्थित है। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ पर चंदेरी किला, जोगेश्वरी देवी का मंदिर, बूढ़ी चंदेरी,
जामा मस्जिद, बत्तीसी बावड़ी, जौहर स्मारक, बादल महल दरवाजा आदि दर्शनीय स्थल चंदेरी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर जो है सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा था। सर्वाधिक आकर्षण यहाँ पर ग्वालियर का किला आपको देता है जो कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका अन्य नाम जिब्राल्टर फोर्ट भी है और निर्माण जो है सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। दर्शनीय स्थल की अगर हम बात करें तो गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल, विक्रम महल, गुरुद्वारा, दाता बंदी छोड़, तानसेन का मकबरा जैसे दर्शनीय स्थल यहाँ पर आपको मिलते हैं। ग्वालियर किले में कुल 5 दरवाजे हैं जिसमें 2 मुख्य दरवाजे हैं, हाथीपुल दरवाजा, बादलगढ़ दरवाजा, हिंडोला, भ्रतरी और आलमगीर दरवाजा हमें यहाँ पर ग्वालियर किले के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इतिहास के अनुसार ग्वालियर की खोज किसने की थी तो सूरज सेन के द्वारा की गई थी। यह फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हमने कल देखा था। प्रमुख मंदिर देखे थे मध्य प्रदेश में, जो भी महत्वपूर्ण मंदिर है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। फिर जैन तीर्थ स्थल के बारे में देखा था, फिर मध्य प्रदेश की जितनी प्रमुख मस्जिदें हैं इनके बारे में देखा था और अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में हमने देखा था। प्राकृतिक स्थल और यहाँ पर आज की क्लास में हम देखेंगे, उसके अंतर्गत पचमढ़ी को पढ़ेंगे, पचमढ़ी के बारे में देखेंगे, भेड़ा घाट, बरमान घाट, भीमकुंड, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चचाई और बहुटी जलप्रपात और मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्राकृतिक स्थल के बारे में। पचमढ़ी की अगर हम बात करें तो सर होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो पचमढ़ी जो है वो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। सतपुड़ा की वादियों में बसा एक सुंदर जो है सतपुड़ा वादियों में बसा एक सुंदर पर्वतीय स्थल है और इसे सतपुड़ा की रानी या मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी की खोज जो है वो ब्रिटिश अधिकारी जेम्स फोर्सोथ के द्वारा की गई थी और दर्शनीय स्थल की अगर हम बात करें तो डचेस फॉल, रजत फॉल्स, अप्सरा फॉल्स, जमुना बी फॉल या इसे जमुना को बी फॉल्स भी कहा जाता है, पांडव गुफाएं, प्रियदर्शनी पॉइंट, राजेंद्र गिरी और महादेव गुफा और धूपगढ़ आदि स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और मध्य प्रदेश का जो जड़ी बूटी केंद्र है वो भी यहाँ पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो पचमढ़ी में ही यहाँ पर धूपगढ़ आपको देखने को मिलती है। महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, धूपगढ़ आप लोग याद रखिएगा। भेड़ाघाट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में अवस्थित है, न्यायिक राजधानी भी जबलपुर को कहा जाता है। यहाँ पर नर्मदा नदी संगमरमर की ऊंची चट्टानों से बीच होकर गुजरती है और भेड़ाघाट का जो नाम है वो ऋषि भृगु के नाम पर पड़ा था। 64 योगिनी मंदिर, धुआंधार जलप्रपात, शिव पार्वती मंदिर और बंदर कुदनी आदि यहाँ पर जबलपुर के अंतर्गत जो है वो दर्शनीय स्थल हमें देखने को मिलते हैं। बरमान घाट की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर जिला है वहां पर जो है नर्मदा घाट के नर्मदा नदी के तट पर नरसिंहपुर जिले में बरमान घाट अवस्थित है और नर्मदा नदी यहाँ पर 7 धाराओं में बहती है। दर्शनिक स्थल की अगर हम बात करें तो परमपिता ब्रह्मा भगवान की जो यज्ञ स्थली है, रानी दुर्गावती का मंदिर है, हाथी दरवाजा और वराह प्रतिमा यहाँ पर विशेष दर्शनीय स्थल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। भीमकुंड की अगर हम बात करें तो अज्ञातवास के दौरान भीम जो है महाबली भीम के द्वारा निर्मित किया गया है आपका भीमकुंड जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ का जो पानी है वो नीला है। ये एक कहानी है कि जब यहाँ पर पांडवों को प्यास लगी थी तो भीम ने अपनी गदा मारी थी और मतलब भीम ने जो है इस कुंड का निर्माण किया था, तो ऐसा माना जाता है कि सागर से यहाँ पर पानी मतलब जो है वो आता है। ठीक है, आया था और वो अभी तक भी मतलब है कुंड वो अवस्थित है ना। और मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल 2016 को उद्घाटन इसका किया गया मुकुंदपुर सतना के मुकुंदपुर में और यहाँ सफेद शेरों को बसाया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मंडला जिले में अवस्थित है और स्थापना 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी और जिसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया। 1974 में मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया। यहाँ से बंजर और हालो नदियां प्रवाहित होती है। इसका शुभंकर भुरसिंह द बारासिंगा है जिसके डिजाइनर रोहन चक्रवर्ती थे, है ना।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो सिवनी जिले में स्थित है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान और 92 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसे इंदिरा प्रियदर्शनी इसका नाम कर दिया गया है और इसे मोगली लैंड भी कहा जाता है। ये थी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की कहानी। बहुटी जलप्रपात की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वर्तमान में रीवा जिले में आता है। और अगर बात करेंगे जब मऊगंज जिला बन जाएगा, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है वो बन जाएगा, तो यहाँ पर ये 53वें जिले मऊगंज के अंतर्गत आने वाला है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। इसी प्रकार अगर चचाई जलप्रपात की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, रीवा में स्थित है वर्तमान में और 130 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। और इसी प्रकार पढ़ते रहे, अपनी तैयारी करते रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और पर्यटन से संबंधित ही हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लासेस की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।